स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो लगातार कुछ वर्षों से न्यूज़ में बना हुआ है और बहुत सारे लोगों का पैसा जो इसमें फंस जाता है और बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। पॉलिटिकली भी बड़ा चार्ज टॉपिक है, क्योंकि इतने बड़े स्कैम कर पाना अपने आप में, जब तक नेक्सस नहीं होगा ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का और ऐसे क्रूक मेंटेलिटी वाले लोगों का, ये संभव भी नहीं है। परंतु इसको हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, चिट फंड्स इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम चिट फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। लोकली इसे चिट्टी या किट्टी भी बोलते हैं और ज्यादातर इसमें आपको देखा होगा महिलाओं की भूमिका ज्यादा रहती है। तो एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली, और बहुत ज्यादा रेगुलाइज नहीं है ये भारत में। इसी की वजह दो इसके लिए स्टेट के लेवल पे रजिस्ट्रार के यहाँ इसको चिट फंड्स एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है, पर क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है और जो ऐसे चिट फंड्स हैं जो मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो जो एक अनक्लियर सिनेरियो बन के आता है लॉज का, उसका ये फायदा उठाते हैं और बहुत सारे जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनको ये बेवकूफ बनाते हैं, उनका पैसा लेके भाग जाते हैं। तो चिट फंड इज अ रोटेटिंग स्कीम एंड क्रेडिट सिस्टम। मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें फिक्स्ड। माना कि जैसे 10 लोगों ने एक चिट फंड का निर्माण किया और उसमें 1000 रुपए महीना वो डालने लगे, तो एक महीने में हो गया 10,000 रुपए। तो एक तो इनकी ये सेविंग हो रही है छोटे छोटे, एक तरीके से थ्रिफ्ट की तरह। दूसरा, यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो वो 10,000 रुपए ले सकता है, पर उसको डिस्काउंट देना होगा। इसका मतलब वही व्यक्ति ये कहेगा कि देखिए, मैं 10,000 की जगह 9,000 रुपए लूंगा और जब वापस करूंगा तो 10,000 रुपए वापस करूंगा। जो 10,000 में से 9,000 घटा के 1,000 बचा, तो एक व्यक्ति के बाद वो सब में डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हर बार इसमें बोलियां भी लगती हैं। कोई कहता है कि मैं 1,000 का डिस्काउंट दूंगा, तो कोई कहता है 500 का, कोई कहता है मैं 1,200 का। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट हुआ 1,200 का, मतलब व्यक्ति 10,000 में से 8,800 रुपए उधार लेगा और 10,000 रुपए वापस करेगा। तो बचे हुए 1,200 रुपए जो हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ऐसा नहीं है कि अगली बार इसी व्यक्ति ने दोबारा से बड़ा डिस्काउंट देके दोबारा पैसे ले लिए, तो यही अपनी जितनी भी जरूरतें हैं उसके लिए तो क्रेडिट का अच्छा तरीका हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये बारी बारी से मेंबर के लिए ये भी इंश्योर करता है कि सबका नंबर आए। तो इस तरीके से सेविंग स्कीम्स और क्रेडिट स्कीम्स बन जाती है, और यही इसका एक बढ़िया उदाहरण है जिसकी वजह से लोग इसमें खूब पैसा लगाते हैं। सो डुअल पर्पस है, क्रेडिट और सेविंग दोनों की तरह काम करता है। परंतु इसमें जो लोगों ने घोटालेबाजी करी है उसके लिए लगातार से इसके ऊपर रेगुलेट करने की और लोगों को, निवेशकों को इनका डूबा हुआ पैसा दिलाने के लिए आंदोलन भी होते रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसा नहीं है कहीं और कोर्ट बना देते हैं, बस एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे कोर्ट होता है उसी की बिल्डिंग में एक कमरा दे दिया जाता है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है। NIA के लिए हो सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, या CBI के मुद्दों के लिए, या रेप के मुद्दों के लिए, या MP MLA जो कोर्ट होते हैं वो भी इसी तरीके के होते हैं। एक कमरा दे दिया, एक जुडिशियल ऑफिसर वहां पर बैठा हुआ है, दैट्स इट। तो ये है कि 1-1.5 साल में इसमें निर्णय आ जाता है। जो तारीखें हैं वो ऐसे नहीं लगती 3 महीने 2 महीने की तारीख, जल्दी जल्दी डेली हियरिंग भी हो जाती है। तो लीगल फ्रेमवर्क यदि देखें तो ये चिट फंड एक्ट में आता है और अलग अलग एक्ट बना रखे हैं स्टेट्स में भी, उनमें रजिस्टर्ड होता है। तो स्टेट का अपॉइंटेड रजिस्ट्रार होता है, और रजिस्ट्रार वो व्यक्ति होता है जो PCS एग्जाम से जाता है। तो इस तरीके के सरकारी अधिकारी होते हैं। जितनी भी चिट फंड का जो कॉर्पस होगा उतना पैसा वैसे रजिस्ट्रार के पास रखना चाहिए, गिरवी एक तरीके से, पर ऐसा भी नहीं होता है। वहां पर भी सेटिंग के साथ सब कुछ हो जाता है। तो कंपनीज एक्ट में भी हो सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो अगर। तो RBI की इतनी ज्यादा इस स्कीम पे ज्यादा पहुंच नहीं है और ज्यादा रेगुलेशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटिंग करती हैं, पर उनका भी रेगुलेटर लगातार ये रेगुलेशन फेल होता रहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में का बैच जो है 12 तारीख से आपके लिए लॉन्च हो रहा है। जो स्टूडेंट्स ऑप्शनल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शनल हो सकता है, क्योंकि आपका जो सपना है वो है सिविल सर्वेंट बनना। अब ये जो सब्जेक्ट है वो आपको यही बताएगा कि IAS ऑफिसर बन के आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में, या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, या कमिश्नर के रूप में कैसी अपनी भूमिका में
रोल अदा करेंगे। इसके अलावा अगर आप आईपीएस में जाते हैं तो एसएसपी, डीआईजी, आईजी या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऑफिसर या एनएसजी या एनआईए में कहीं पर काम करने गए या डिफेंस अटैचे हो गए किसी बाहर एम्बेसी में, तो ये सारी ड्यूटीज कौन सा आपको सब्जेक्ट सिखा रहा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल पे हमारी तहसीलों में, पुलिस स्टेशंस में, हमारी पंचायत के ऑफिसेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, ये सारी चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड और रियल लाइफ से बेस्ड है ये जो पूरा सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप यदि इसको चुनते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा कि इसका जो ओवरलैपिंग है, मतलब लगभग 40% जीएस के सिलेबस से ये ओवरलैप करता है। कैसे? आपको गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट छूने की भी जरूरत नहीं है जीएस में, ये पूर्ण तरीके से पेपर 2 में कवर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा आपका जो एथिक्स का पेपर है और पॉलिटी का पेपर है वो भी बहुत सब्सटैंशियली कवर हो जाता है। एथिक्स में आप कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हैं, न्यूट्रलिटी का भाव पढ़ते हैं, एफिशिएंसी पढ़ते हैं, केस स्टडीज पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर पहले से ही कवर हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत लाभ होने वाला है। सो यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शनल। इट इज शॉर्ट एज कंपेयर टू अदर बिग ऑप्शनल्स। 5 महीने में पूरी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आंसर राइटिंग क्लास में, ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जर्नल्स और केस स्टडीज के साथ आपकी पूर्ण अच्छी रूप से तैयारी हो जाएगी। जो लोग प्लैटिनम बैच को ऑप्ट करेंगे, और मैं कहूंगा आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 12 टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। सो उसमें आपके 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ, और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी होगा आपको। वो रिटन में आंसर्स भी मिलेंगे। आपकी आंसर कॉपी जो होगी चेक होके आएगी। आप अपने लेवल की तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। याद रहे, एससी लाइव कोड का यूज करेंगे तो प्राइसेस आपके सबसे मिनिमम हो जाएंगे 14,999। 12 तारीख याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई संशय है या डाउट है, तो आप यहाँ पर पब्लिक एडवाइस शेखर पे टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आप तुरंत ही संपर्क भी कर सकते हैं। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए, बस वहां का आपका संपर्क स्थापित हो जाएगा। तो रिस्क क्या है? रिस्क क्या है यहाँ पर चिट फंड्स में? ऐसा क्यों है कि बार बार ये मुद्दा आ रहा है? देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि क्रेडिट का रिस्क है। जो लोग पैसा दे रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, 1000 रुपए, कई बार वो देना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं, नहीं हो पाता है। फ्रॉड का रिस्क है। जो इसमें ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, लुभावनी पिक्चर दिखाते हैं। वो शुरू में लोगों को क्या करते हैं, जैसे आपका पैसा ले लिया, 1-2 बार उनको पैसा भी मिल जाएगा, एक विश्वास बन जाता है, और ये अपने को इस तरीके से दिखाते हैं कि ये बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, सिविल सर्वेंट से बहुत अच्छा कनेक्शन है, और विदेशों में छुट्टी मनाने जाते हैं। तो पूरा का पूरा कहीं साइकोलॉजिकली भी ये खेलते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे मैंने चिट फंड लिया कोई, या मैंने किट्टी में पैसा डाला, तो मैं अपने रिश्तेदारों को, कजन्स को, दोस्तों को भी लेके आऊंगा कि यार बहुत अच्छी सुविधा है, 12 से 15% का रिटर्न है और तुरंत पैसा मिल जाता है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। इस तरीके से साइकोलॉजी के खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादातर ऐसे लोग दिखाई देंगे इन्वेस्टमेंट करते हुए जो कि बहुत कम सेविंग कर पाते हैं और अनअवेयर हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ऑब्वियसली वो सोचेंगे कि मैं तो अपने ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लूंगा म्यूचुअल फंड से। रेगुलेटरी गैप्स हैं। जो चिट फंड्स आपके मल्टीपल स्टेट में फंक्शन कर रहे हैं, जैसे शारदा था या रोज वैली है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, कई स्टेट्स में थे इनके तार फैले हुए। इन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले कर दिए। लैक ऑफ ऑडिट नहीं होती है, यहाँ पर मिसयूज हो जाता है, डिस्काउंट और कमीशंस में भी खेल हो जाता है। चिट फंड्स को बंद करके 100-100, 200, 400 करोड़ के लोग भाग गए हैं। देखिए यहाँ शारदा लूट, अरेस्ट एंड पनिश ऑल, ये वेस्ट बंगाल को पूरी तरह रॉक कर दिया था इसने, और बहुत बड़े पॉलिटिकल लेवल पे भी इसमें मिली भगत थी। और यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है या सीबीआई है, ऐसी एजेंसियां इनके पीछे लगती हैं। पर क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे हो जाते हैं, ये फिर उसको एक मर्की वाटर में ले जा दिया जाता है कि नहीं, ये तो अनावश्यक कार्रवाई हो रही है इस तरीके की। पर वास्तव में जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी संपत्ति दांव पे लगी रहती है। अभी देखें, अगर यदि हम ये करंट में फिर से क्यों न्यूज में है, तो ये इसका कारण है बेंगलुरु में। ये जो आपको यहाँ पर 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष, ये पति पत्नी हैं। और हैं कौन? ये
टॉमी ए वर्गीस एंड शाइनी टॉमी, ये A&A चिट्स एंड फाइनेंस बेंगलुरु में काम करते थे। हैं ये बेसिकली केरला से और 25 वर्ष पहले अपने गांव से आ गए थे। अब इनके गांव में एक टूटा फूटा सा घर है और छोटे से कुछ खेत हैं। तो यदि ये अभी कहा जा रहा है कि पैसा लेके भाग गए हैं 100 करोड़ का गबन, तो अगर इनके पीछे भी पड़ती हैं ईडी या सीबीआई, इनके पास तो ये दिखा देंगे कोई एसेट्स ही नहीं है। तो पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है केस बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत, चीटिंग चार्जेस भी लगा दिए, इनकी असेट्स को भी सीज कर लेंगे। ठीक है, मैनहंट इनको पकड़ने के लिए हो रही है। भाई अभी ये गायब है। इनके जो बच्चे हैं, एक कनाडा में रहता है लड़का, एक गोवा में रहता है, एक लड़की बेंगलोर में रहती है। तो वेल टू डू फैमिली है, मतलब काफी पैसा भी है। और इन्होंने रिलीजियस फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते थे, ये लोगों को बुलाते थे और वहां पर अपने को एक मतलब काफी प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में दिखाते थे, ये कपल, पावर कपल। तो इस वजह से लोग इनके झांसे में भी आते चले गए और अभी ये फरार हैं। तो ये एलिजिड हैं, इनके ऊपर जो आरोप हैं। तो जब जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, इनको सजा मिलेगी, तभी कुछ आगे चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जो आप देखें तो शारदा ग्रुप का स्कैम हुआ था, तो ये बहुत बड़ा स्कैम करके भाग गए, 20 से 30 हजार करोड़ का स्कैम करके। संचित चिट फंड 1980 में हुआ था, वेस्ट बंगाल में 1,30,000 इन्वेस्टर्स को प्रभावित किया था। रोज वैली है, ये भी एक बड़ा स्कैम है। अब ये जो रोज वैली स्कैम था, ये भी 2013-14 इस समय के समय में आ रहा था सुनने में। और यहाँ पर भी ये मल्टीपल स्टेट में फैला हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शारदा चीफ होप टू गेट असाइलम इन पाकिस्तान, पीओके। बेसिकली ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और इनकी जो हेल्प करने वाली थी देवजानी मुखर्जी, उन्होंने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को और सीबीआई को कि भाई ये सुदीप्ता सेन जो हैं, ये एक उर्दू का न्यूज़पेपर चलाते थे और कुछ मुस्लिम संगठनों के लिए काम भी करते थे, मतलब कुछ ऐसा काम करते होंगे गरीबों के लिए। तो इनको ये विश्वास था कि यदि ये पीओके में किस तरीके से चले जाएं तो वहां की सरकार तुरंत इन्हें गले लगा लेगी पाकिस्तान का, क्योंकि ये देखेगी कि ये हिमायती हैं मुस्लिम्स के। तो ये जब उधमपुर से, जो जम्मू में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये ट्रेवल भी कर रहे थे, ये पकड़े भी गए। और इनकी जो ख्यालाती पुलाव हैं वो देखिए, हो सकता है ये पूरे भी हो सकते थे क्योंकि इनके पास तो पैसा है। और ये फिर जाके सुदीप्ता सेन जी एक विक्टिम कार्ड भी खेल सकते थे कि क्योंकि मैं एक वर्ग को फायदा पहुंचा रहा था, उनके लिए न्यूज़पेपर चलाता था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे क्या किया, एक टारगेट बनाया। तो इतने शातिर दिमाग के ये लोग व्यक्ति हैं, पर ये पकड़े गए। ठीक है, ये जाना तो चाहते थे कोलकाता पुलिस से, फिर ये पकड़े गए। अच्छा, और क्या हुआ है? चिट फंड स्कैम, उड़ीसा ईडी बैटल ओवर हुज लॉ इज बिगर। अब देखिए, ये जो उड़ीसा में चल रहा था, पोंजी स्कीम भी बोलते हैं इनको, यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई रोज वैली के ऊपर जब जांच पड़ताल हो रही थी चिट फंड के, तो वहां पर ईडी कह रही है भाई हम इनको पकड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है नहीं हमारा एरिया है। तो सेंट्रल स्टेट फेडरल इश्यूज भी आ जाते हैं कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आ रही है। तो ये इस तरीके से जो पॉलिटिकल क्लास है वो क्या कर देती है, इसको पूरा इसमें कीचड़ उछाल देती है और जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं और लोगों की जो परेशानियां वो पीछे रह जाती है। इसको स्कोरिंग गेम कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री एक चेक दे रहे हैं और ये लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा का चेक है। यहाँ पर आपको ईडी के भी एक ऑफिसर है नवीन जी, और भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऑफिसर्स। तो इन्होंने जांच पड़ताल करी, इनके असेट जब्त किए और तब ये पैसा आया और 500 करोड़ से ज्यादा का ये पैसा लोगों तक पहुंचा। तो ये सरकार कराने में सुनिश्चित रही है, परंतु इसमें जितना पैसा लगता है, टाइम लगता है, निवेशकों को जितनी एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। यहाँ पर लोगों ने 4 से 5 करोड़ रुपए भी लगाए हुए होते हैं। तो ये बड़ा भयावह स्थिति है। और जो पॉलिटिकल क्लास है और जो एक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक बैड टाइप ऑफ कैपिटलिज्म का भी ये उदाहरण है, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे हम कह सकते हैं। सो ये था मुद्दा रिलेटेड टू चिट स्कीम्स, चिट फंड्स क्या हैं, क्या उसमें दिक्कतें हैं, रिसेंट समय में क्या हो रहा है, सरकार को अभी क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, साथ में सरकार को जो स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी तरीके का मतभेद है उससे दूर करने की जरूरत है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। यदि ऐसा होगा, लोग पकड़े जाएंगे, तभी ऐसे लोग रुक पाएंगे, अन्यथा ये चलता ही रहेगा।
आप पब्लिक एड बाय शेखर पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे, हमारा जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है आपका 12 जुलाई से, तो आप सभी का वहां पर स्वागत रहेगा। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।